सुखी रहो बेटे, जीते रहो। खुश रहो। कुसुम, मैंने उस हवेली में भी तुम्हारा इसी तरह स्वागत किया था। वहां भी तुम मेरी बहू बनकर आई थी और मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारी सास नहीं, तुम्हारी माँ हूं। उस घर में तो मैं तुम्हें बहू बनाकर नहीं रख सकी। आज इस घर में मैं उसी तरह तुम्हारा स्वागत कर रही हूं। ये भी मेरा बेटा है और आज फिर तुमसे कहती हूं कि मैं तुम्हारी सास नहीं, तुम्हारी माँ हूं। उस हवेली में भी मेरी कोई बेटी नहीं थी, इस घर में भी मेरी कोई बेटी नहीं है। मेरी तो सिर्फ तुम बेटी हो। आओ, पहला कदम घर में रखो। नहीं कुसुम, तुम्हारी जगह मेरे पैरों में नहीं बल्कि मेरे दिल में है। नहीं करण, आप मुझे अपने चरणों में ही रहने दें, क्योंकि नारी का धर्म पति सेवा है और आप मेरे पति ही नहीं, सचमुच मेरे परमेश्वर हैं। आपने इस जीवन में जो कुछ भी मेरे लिए किया है, उसका उपकार मैं इस जीवन में तो नहीं उतार पाऊंगी, और उतार भी कैसे सकती हूँ। एक पति से अलग हो जाने के बाद एक औरत की मान मर्यादा ही क्या रह जाती है इस समाज में। अगर आपने आपने मेरी मांग में सिंदूर भर के मुझे उस रुसवाई से बचाया है जो जिंदगी भर मेरे साथ चलने वाली थी। माँ का गौरव प्राप्त होने के बाद मेरी गोद उजड़ गई। अगर आपने आपने अपने बच्चे को मेरी गोद में डालकर मेरी ममता को भी ऊपर उपकार किया है। करण, आपने मुझे इस जीवन में इतना कुछ दे दिया है कि अब भगवान से कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है। अगर मांगना चाहूंगी तो सिर्फ इतना कि अब मैं इस घर से सुहागन ही जाऊं। अगर मेरा दम निकले तो आपकी बाहों में। अगर मेरी अर्थी को कोई कांधा दे तो वह सिर्फ आप।
करण, पता नहीं इस जीवन का कर्ज मैं अगले जन्म में भी उतार पाऊंगी या नहीं। मगर अपनी सेवा करने से मत रोकिए मुझे। कुसुम, तुमने जो कुछ भी कहना था तुमने कह दिया, लेकिन तुम्हारा ये उपकार मैं जिंदगी भर नहीं भुला सकूंगा। नहीं कुसुम, हम दोनों एक दूसरे से जो कुछ भी कहना चाहते हैं उसके लिए तो सारी जिंदगी पड़ी, लेकिन हमारी जिंदगी की ये रात शिकवो शिकायत की रात नहीं, बल्कि मिलन की रात है। और मिलन की ये रात बड़ी मुरादों और बड़ी मिन्नतों के बाद आई, बड़े लंबे समय के बाद आई। कुसुम, इससे पहले हम लोग आजाद नहीं थे, एक दूसरे से मिल नहीं सकते थे। हमारे मिलने पर पाबंदियां थी, दुनिया की रस्म रिवाजों की बेड़ियां थी, जालिम समाज की नजर थी जो हमेशा हम दोनों को एक दूसरे से अलग करने की कोशिश करती रहती थी। लेकिन आज कुसुम, आज सारी जंजीरें टूट गई, सारी पाबंदियां हट गई, उस जालिम और खूंखार दुनिया की नजर भी हमसे पलट गई। मगर आज कुसुम, आज हम दोनों पति पत्नी हैं और हमें मिलने का हक, हमें मिलने का अधिकार कानून ने दिया। आज हमारी मोहब्बत पर कोई पहरा नहीं, आज हमारे मिलन पर कोई पाबंदी नहीं। आज ये रात है, तुम हो और मैं हूं। कुसुम, क्या अब भी मुझे तुमसे कहना होगा कि मेरे पास आओ, मेरे पास आओ कुसुम। जुग जुग जियो, सौभाग्यवती भव। बेटी, जब से मैंने होश संभाला है, अपने आप को एक ऐसे माहौल में पाया जहां कहने को तो औरत हर तरह का सुख भोगती है। वो समाज की उन औरतों से बिल्कुल अलग होती है जिनका जीवन पति की सेवा और घर की चार दीवारी में गुजरता है। मगर वहां रहना औरत के जीवन का सबसे बड़ा अपमान होता है बेटी। वहां की जवानी तो आजाद होती है, मगर बुढ़ापा नर्क से भी बदतर होता है। वहां औरतें बिन ब्याही सुहागन होती हैं। वो बेटियां नहीं होती हैं, वो बहुएं नहीं होती, सास नहीं होती, सिर्फ औरत होती है। और औरतों की तरह उनकी डोलियां नहीं उठती महके से, सिर्फ अर्थियां उठती हैं। ऐसे माहौल में जहाँ जिल्लत और बेइज्जती ही औरत का मुकद्दर होता है। करण जैसा बेटा मिला मुझे। जिस दिन ये मेरी कोख में आया था, मेरे पैरों ने थिरकना छोड़ा था। मैं उस माहौल से बाहर आना चाहती थी, मगर जिसने मेरी कोख में अपने बच्चे की नींव डाली थी, वो भी मुझे भूल गया। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं भी उन औरतों में से हूं जिनके पति नहीं होते, जिनके बच्चों को बाप का नाम नहीं मिलता है। तब मेरे जीवन में ठकुराई नहीं, उसने करण को बाप का नाम दिया और मुझे इज्जत से जीने का बहाना मिला।
करण को मैंने बड़ा किया, पढ़ाया, लिखाया, तब एक और उपकार किया ठाकुराइन ने मुझ पर। वैसे अपने साथ हवेली ले गई। वह करण को हवेली में उसकी माँ मिल गई और शायद बाप भी। मगर जो बदनामी इसके साथ गई थी मेरे नाम की, वहां भी उसने इससे जीने का अधिकार छीन लिया था। मेरी जिंदगी तो नर्क थी ही, मगर ये सोच सोच कर मैं मरी जा रही थी कि मेरे बेटे का क्या होगा। तब अमिता आई इसकी जिंदगी में और एक बच्चे को जन्म देकर वो भी चली गई। तब करण की जिंदगी में तुम आई। नहीं माँ, मैं करण की जिंदगी में नहीं आई, बल्कि करण मेरी जिंदगी में आया, मुझे मौत से छुटकारा दिलाने, मुझे दुखों से छुटकारा दिलाने, मुझे अंधेरों से निकालने। माँ जी, करण मेरी जिंदगी में उस रोशनी की तरह आए जो अंधेरों का सीना चीर कर आती है। इन्होंने ना ही सिर्फ मेरी मांग भरी है, बल्कि मेरी उजड़ी हुई गोद फिर से भर दी। आज मेरे पास जो कुछ भी है मेरी उम्मीदों से कहीं ज्यादा है। मैं करण की माँ हूं और तेरी सास। आज मेरे पास मेरे बेटे को देने के लिए कुछ भी नहीं है, ना बहू को देने के लिए। मेरे पास जो कुछ भी है सिर्फ आशीर्वाद है। नहीं माँ, हमें आपके आशीर्वाद के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। सुखी रहे बेटी, सौभाग्यवती रहो। मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ हमेशा रहेगा। सुखी रहे बेटा, खुश रहे। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। कहाँ गई थी तुम? सुधा, कहाँ गई थी? मैंने पूछा कहाँ गई थी तुम? कितनी अजीब बात है ना ठाकुर साहब, आप एक माँ से पूछ रहे हैं कि वो कहाँ गई थी, क्यों गई थी? नहीं, ये सवाल मैं अपनी पत्नी से कर रहा हूं, उस औरत से कर रहा हूं जिसके साथ अग्नि के साथ 7 फेरे लेकर, उसके गले में मंगलसूत्र डालकर, उसकी मांग में सिंदूर भरकर इस घर में लेके आया था। मैं उस औरत से कर रहा हूं यह सवाल जिसने मेरे साथ हर हाल में जीने मरने की कसमें खाई थी। उस औरत से सवाल कर रहा हूं जिसने इस घर की, इस खानदान की मान मर्यादा और परंपराओं को साथ लेकर चलने की सौगंध खाई थी। उस औरत से यह सवाल कर रहा हूं जिसने कहा था कि मैं अपने मायके से टोली में बैठकर इस घर में आई हूं और इस घर से, इस ससुराल से अब मेरी अर्थी ही उठेगी। कहां गई तुम्हारी वो सब कस्में, कहां गई वो सौगंध? ये सवाल मुझसे नहीं, अपने आप से कीजिए ठाकुर साहब। क्या साथ जीने मरने की कसम मैंने अकेले खाई थी?
आपने नहीं खाई थी ये कसम, लेकिन कितना साथ दिया आपने मेरा जिंदगी में। कौन सा सुख मिला मुझे। मैं तो मर्यादा की चादर में सिकुड़ सिकुड़ कर मरती रही, और आपने तो मर्यादा की चादर की धज्जियां ही उड़ा डाली। मेरे माँ बाप ने मेरा हाथ एक नेक और शरीफ लड़के के हाथ में दिया था, लेकिन अपने सीने पे हाथ रख के कहिए ठाकुर साहब, क्या आप नेक रहे, शरीफ रहे? माँ बाप ने शिक्षा दी थी कि बेटी अपने पति को परमेश्वर समझना, लेकिन क्या मैं एक मुजरिम को परमेश्वर मान सकती हूँ? मेरे साथ तो जो हुआ सो हुआ ठाकुर साहब, लेकिन मेरे बच्चों के साथ क्या किया आपने? मेरा बेटा विक्रम क्यों घर छोड़कर चला गया? क्या कसूर था उसका? मेरी बेटी की शादी करते समय आपने ये भी नहीं सोचा कि उसे किस घर में दे रहे हैं। उसके साथ जुल्म होते रहे, अत्याचार होते रहे उस पर, लेकिन आपने एक बार भी वहां जाकर सवाल नहीं किया। ठाकुर साहब, मेरी बेटी ने विनोद को तलाक दिया है तो अदालत में यह साबित करके कि वो जालिम है, मुजरिम है, और कोई भी शरीफ औरत किसी शैतान के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती। आज मेरी बेटी ने दूसरी शादी की है तो किसी शैतान के साथ नहीं, एक फरिश्ते के साथ। ये हमारा फर्ज था ठाकुर साहब कि हम अपनी बेटी का दर्द बांटते, उसके आंसू पोंछते। इसे विनोद ठाकुर जैसे नीच और कमीने इंसान से छुटकारा दिलाकर करण जैसे नेक इंसान के साथ उसका रिश्ता जोड़ते, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। जो हमारा फर्ज था वो हमारा बेटा विक्रांत निभा रहा है। वो बाप का भी फर्ज निभा रहा है और मां का भी। मैं बदनसीब सुधा ठाकुर भूपेंद्र सिंह की धर्मपत्नी, आपके रस्मों रिवाज की गुलाम, आपकी मर्यादा और परंपराओं में जकड़ी हुई, आपकी आज्ञा का पालन करते हुए कुछ भी नहीं कर सकी, सिर्फ एक पत्नी बनकर रह गई। ठाकुर साहब, आज मेरी बेटी विदा हुई, लेकिन मैं प्यार से उसके सर पे हाथ भी नहीं रख सकी। उसे आशीर्वाद दिए बिना अपने दिल पर पत्थर रखकर इस नरक में लौट आई। यही जुर्म है ना मेरा, यही मेरा कसूर है, तो दीजिए सजा मुझे। बस अब तो एक ही कर्तव्य रह गया मेरा कि इस घर से मेरी अर्थी उठे तो उठाइए अपनी बंदूक और ये आखिरी रस्म निभा दीजिए ठाकुर साहब, आखिरी रस्म निभा दीजिए। नमस्ते दीदी। अरे कुसुम, कैसे आना हुआ? बस यूं ही। आओ ना, आओ, बैठो। सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। तुम ठीक हो तो फिर डॉक्टर शकुंतला के क्लिनिक में आने की क्या जरूरत होगी? क्यों, मैं आपसे ऐसे ही मिलने नहीं आ सकती? जरूर आ सकती हो, जब चाहो आ सकती हो। दीदी, मैं आपसे एक अजीब सी बात कहना चाहती हूँ। अजीब सी बात? कहो, क्या बात है? दीदी, मैं अब कभी माँ नहीं बनना चाहती। ये तुम क्या कह रही हो? तुम तो पहले ही। मैं जानती हूँ, मगर मैं अपने आप को इस बात का यकीन दिलाना चाहती हूँ कि मैं अब कभी माँ नहीं बन सकती। आप मेरा ऑपरेशन कर दीजिए।
ये तुम कैसी बात कर रही हो कुसुम? ऐसी बात तो औरत तभी कर सकती है जब उसके 2-3 बच्चे हो गए हों। तुम्हारा तो कोई भी बच्चा नहीं है। बच्चा कैसे नहीं है? करण से शादी करने के बाद अब बंटी मेरा बेटा है। हाँ, मैं मानती हूँ कि बंटी तुम्हारा बेटा है, तुम उसकी माँ हो। अब करण से शादी करके तुम उसकी माँ बन ही गई ना? नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है। बंटी की माँ तो मैं उसी दिन बन गई थी जब मेरे पैरों में चलने की ताकत नहीं थी। मैं व्हील चेयर पर थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, मेरी गोद उजड़ जाने से मेरे दिलो दिमाग पर जो सदमा हुआ था, शायद उस सदमे के वजह से मैं मर ही जाती। मगर ऐसे वक्त में करण मेरी जिंदगी में आए। मैंने अपने बच्चे की सूरत में बंटी को देखा, और बंटी को देखते ही मेरी ममता एक बार फिर से जाग उठी। और जब डॉक्टर्स ने मुझे जवाब दे दिया था, तब करण ही थे जिन्होंने आगे बढ़कर मेरा इलाज किया। और तब मेरे अंदर जो जीने का जज्बा पैदा हुआ था, वो सिर्फ बंटी को देखकर था। अगर सच पूछा जाए तो मुझे दोबारा जिंदगी देने वाले सिर्फ करण ही नहीं है, बल्कि बंटी भी है। मेरी जिंदगी तो बंटी की कर्जदार है। मैं नहीं चाहती कि मेरे और बंटी के दरमियान कोई और बच्चा आए। मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मगर अपनी ममता को नहीं बांट सकती। दीदी, अगर मेरी ममता पे किसी का अधिकार है तो वो सिर्फ बंटी का। अगर मेरे प्यार पे किसी का हक है तो वो सिर्फ बंटी का। मैं उससे उसका हक नहीं छीनना चाहती। कुसुम, मैं तुम्हारी इस भावना का, तुम्हारे इस त्याग की भावना की बहुत कदर करती हूँ, लेकिन मैं एक डॉक्टर हूँ। मेरा पेशा इस बात की इजाजत नहीं देता कि मैं तुम्हें माँ बनने के हक से महरूम कर दूं। नहीं दीदी, आप मुझे माँ बनने के हक से महरूम नहीं कर रही हैं, बल्कि आप तो एक बच्चे को उसका हक दिला रही हैं। मेरा माँ बनना बंटी पर एक बहुत बड़ा जुल्म होगा, और एक माँ होने के नाते मैं अपने बच्चे पर जुल्म नहीं कर सकती। मेरी मजबूरी को समझिए। प्लीज मेरा ऑपरेशन कर दीजिए। मैं हैरान हूँ कुसुम, ये सोचकर कि कोई औरत इतनी बड़ी कुर्बानी कैसे दे सकती है। लेकिन इस ऑपरेशन के लिए सिर्फ तुम्हारी ही मर्जी होना काफी नहीं है। इसके लिए करण की परमिशन लेना भी जरूरी है। करण की परमिशन? हाँ। लेकिन दीदी, करण इस बात के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। तो फिर ये ऑपरेशन भी नहीं हो सकता। दीदी प्लीज, मैं आपसे विनती करती हूँ, ये ऑपरेशन कर दीजिए और ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच ही रहने दीजिए। नहीं कुसुम, अव्वल तो मैं ऐसा रिस्क ले नहीं सकती। दूसरे, एक डॉक्टर होने के नाते तुम्हारे पति की मर्जी के बिना ये ऑपरेशन करना एक जुर्म होगा। दीदी, तो फिर आप करण को मेरी तरफ से समझाइए, उसे मेरी मजबूरी बताइए। मुझे यकीन है कि वो आपकी बात जरूर मानेंगे। मेरा पेशा इस बात की इजाजत नहीं देता। हाँ, अगर करण खुद आकर मुझसे सलाह करता, मुझे इस बात के लिए कहता, तो शायद मैं इस बारे में सोचती भी। लेकिन दीदी, ये मुश्किल सिर्फ आप ही आसान कर सकती हैं। नहीं कुसुम, ये मुश्किल ही नहीं, मेरे लिए नामुमकिन है। मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। एंड यू मे गो नाउ प्लीज। ठीक है। ये कैसा इंसाफ है भगवान। जो औलाद के लिए तड़पते हैं, उन्हें तो औलाद नहीं देता, और जिन्हें तो औलाद देता है, वो तेरा उपहार ठुकरा देते हैं।
आ जाओ, दरवाजा खुला है। अरे कुसुम, आओ आओ बैठो। बताओ कैसे याद किया? प्रगति, मैं डॉक्टर शकुंतला के पास गई थी। डॉक्टर शकुंतला के पास? सब खैरियत तो है ना? नहीं, सब ठीक नहीं है। क्या हुआ कुसुम? प्रगति, तुम्हारा डॉक्टर शकुंतला के साथ ऐसा रिश्ता है कि वो तुम्हारी कोई भी बात को नहीं टाल सकती। सो तो है, लेकिन बात क्या है? नहीं, पहले तुम्हें मुझे एक वचन देना होगा कि तुम मेरी इस बात को नहीं टालोगी। ये क्या बात हुई कुसुम? नहीं, पहले तुम ये बताओ कि आखिर बात क्या है। प्रगति, मैं माँ नहीं बनना चाहती। कुसुम, क्या कह रही हो तुम? हाँ प्रगति, आज करण से जो मेरा रिश्ता है वो सिर्फ करण के बेटे बंटी की वजह से है। वो तो ठीक है, लेकिन इससे तुम्हारी माँ बनने या ना बनने से क्या संबंध? प्रगति, मेरी तरह करण ने भी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया है। उन्होंने अमिता से शादी की उसके हालात पर तरस खाके, लेकिन मैं जानती हूँ कि उनके दिल में अमिता के लिए कितनी जगह थी, वो कितना प्यार करते थे उससे। और बंटी अमिता की आखिरी निशानी है और करण उससे अपनी जान से भी ज्यादा चाहते हैं। हर तरह का आराम दिया है। उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। अगर उसकी जिंदगी में एक गम है तो वो ये कि वो कभी मां नहीं बन सकी। संतान ना होने का गम औरत के लिए सबसे बड़ा गम होता है। ऐसे में वो तुम्हारी मदद कैसे कर सकती है? कुसुम, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकती हूं। तुम सोच रही हो कि अगर तुम्हारी संतान हो गई तो तुम बंटी को इतना प्यार नहीं दे सकोगी, उसके साथ अन्याय करोगी। लेकिन मैं समझती हूं कि तुम अलग हो। तुम बंटी के साथ इंसाफ कर पाओगी। लेकिन डॉक्टर शकुंतला के मामले में आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। जरा सोचो, जो औरत जिंदगी भर मां बनने के लिए तरसी है, उसे कह देना कि वो किसी दूसरी औरत को मां बनने से वंचित कर दे,
ये तो उसकी दुखती रग पर उंगली रखने के बराबर है। कुसुम, आई एम सॉरी। और मेरे ख्याल से तुम्हें ये ख्याल भी अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए कि तुम मां नहीं बनना चाहती। नहीं प्रगति, ये ख्याल तो मैं अपने दिल से नहीं निकाल सकती। ठीक है, फिर मैं करण से ही बात करती हूँ। कुसुम, ये तुम क्या कह रही हो? क्या कह रही हो तुम? करण, मैंने आपसे जो कुछ भी कहा है बहुत सोच समझ कर कहा है। नहीं कुसुम, ये बात तुम सोच समझ कर नहीं कह रही हो। ये बात तुम जज्बाती होकर कह रही हो। अभी हमारी शादी को कुछ ही दिन हुए हैं और तुम उस बात के बारे में सोच रही हो जिसका कोई वजूद नहीं, जिसका कोई अस्तित्व नहीं। ये तुम्हारा भ्रम है कुसुम, और तुम्हारा ये भ्रम निराधार है। नहीं करण, ये मेरा भ्रम नहीं है, और अगर ये मेरा भ्रम भी है तो ये निराधार नहीं है। मैं एक औरत हूं और मैं जानती हूं कि एक औरत जब मां बन जाती है तो उसका दिल किस तरह बदल जाता है। औलाद की मोहब्बत उसे क्या से क्या बना देती है। लेकिन आप नहीं समझ सकेंगे एक मां के दिल को। जब मेरी गोद जुड़ी थी उस वक्त मेरे दिल पर कैसी आरियां चली थी। रात दिन बस एक ही ख्याल आता था, हर तरफ बस उसी की तस्वीर नजर आती थी। करण, किसी मां की गोद से बच्चा छीनने का यह मतलब होता है कि जैसे जिस्म से किसी अंग को खींचकर फेंक दिया हो। जिस्म घायल हो जाता है, वो जख्मी हो जाता है और दर्द से तड़प उठता है। उसकी टीस उम्र भर नहीं जाती दिल से। करण, मेरा ईश्वर गवाह है, उस वक्त आप बंटी को मेरी आंखों के सामने न लाते तो शायद उसके गम में मैं तड़प तड़प कर मर जाती। मेरे दिल पर उसके बिछड़ने का जो सदमा पहुंचा था वो सिर्फ मैं जानती हूं। आज भी जब उन लम्हों को याद करती हूं तो मेरा कलेजा फटने लगता है। क्या अब भी आप उसे भ्रम कहेंगे मेरा? कुसुम, ये सब कुछ तुम इसलिए कह रही हो क्योंकि ये मेरा बच्चा है। कल जब हमारा एक बच्चा होगा तो क्या हम इस बच्चे को भूल जाएंगे? ये कैसे हो सकता है कुसुम? क्या हर एक माँ बाप का सिर्फ एक ही बच्चा होता है? एक से ज्यादा भी तो बच्चे हो सकते हैं और वो हर एक बच्चे को उसका पूरा अधिकार देते हैं। नहीं करण, वो बात अलग है, मगर यहां बात दूसरी है। जिन हालात में मैंने बंटी को पाया है और जिन हालात से बंटी ने मुझे निकाला है, मैं नहीं चाहती कि जितना लगाव मुझे बंटी से हो गया है उसके बीच में कोई दूसरा बच्चा आकर उसका हिस्सेदार बन जाए। करण, बंटी आपके पास में किसी की अमानत है और उसकी अमानत है जो उसी जालिम के अत्याचारों का शिकार हुई थी जिसने मेरी जिंदगी को भी नर्क बना दिया था। करण, उस औरत की हत्या कर दी गई, उस मां की हत्या कर दी गई जिसका मासूम बच्चा उसके प्यार का हकदार था। करण, बंटी को तो मां का प्यार कभी नहीं मिला, उस मासूम को तो वो सब कुछ नहीं मिला जो उसे मिलना चाहिए था। करण, अमिता ने जब दम तोड़ा होगा तो बंटी के लिए उसकी आत्मा कितनी तड़पी होगी, और शायद आज भी उसकी आत्मा बंटी के लिए तड़प रही होगी। करण, मुझे जिंदगी देने वाले इस मासूम फरिश्ते की हक पर मैं डाका नहीं डाल सकती। अगर मैंने किसी दूसरे बच्चे को जन्म दिया और इस बच्चे के हक पर थोड़ा सा भी असर हुआ तो मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। कुसुम, आज तक मैंने सुना था कि औरत देवी का एक रूप होती है, लेकिन नहीं, औरत देवी का एक रूप नहीं होती बल्कि साक्षात देवी होती है। कुसुम, आज तुम्हारी इस कुर्बानी और बलिदान की भावना को देखने के बाद मेरा सर अपने आप तुम्हारे आगे झुक गया।
सच कहता हूं कुसुम, अगर तुम इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकती हो तो क्या मैं तुम्हारे लिए इतना सा भी नहीं कर सकता? लेकिन कुसुम, मैं तुम्हें ऑपरेशन नहीं करवाने दूंगा, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें ऑपरेशन करवाने दिया तो यह तुम पर जुल्म होगा, और तुम पर जुल्म करने वाले को तो भगवान कभी माफ नहीं करते ना। हाँ? यह बच्चा तुम्हारा है कुसुम, इस बच्चे पर सिर्फ तुम्हारा अधिकार है, सिर्फ तुम्हारा। और मैं तुमसे वादा करता हूं, तुम और तुम्हारे इस बच्चे के बीच में कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। तुम सब कुछ छोड़कर मेरे पास आई हो, इस बच्चे को अपने सीने से लगाया है। तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा कुसुम। अगर तुम इतना बड़ा त्याग कर सकती हो तो क्या मैं तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकता? मुझ पर भरोसा रखो कुसुम, तुम्हारा यह कर्म कभी तुमसे अलग नहीं होगा, कभी नहीं। तनवीर बेटे, अजीत, जल्दी से आ जाओ, नहीं तो नाश्ता ठंडा हो जाएगा। ओहो, क्या बात है, गरम गरम नाश्ता। देखा तनवीर, ये भी गरम। आजकल के बच्चे जहां जल्दी करनी चाहिए वहां तो करते नहीं, और जहां नहीं करनी चाहिए वहां करते हैं। हमारे जमाने में तो बेटा बेटी के जवान होते ही माँ बाप को उनकी शादी की चिंता सताने लगती थी। उस जमाने के बच्चे आज्ञाकारी होते थे, माँ बाप का कहना मानते थे, अपने गुरु की इज्जत करते थे। लेकिन आजकल के बच्चे तो ना गुरु का आदर करते हैं और ना अपने माँ बाप का कहना मानते हैं। हाँ, तू मुझे ये बता कि तू ये बात किसके लिए कह रही थी? तुम दोनों के लिए कह रही हूँ, और किसके लिए कहूंगी? मतलब तू हम दोनों को इसी कैटेगरी में खड़ा कर रही है? क्यों, तू मानता है मेरी बात? यार तनवीर, तू बता मुझे कि आज तक मैंने माँ की कौन सी बात नहीं मानी है? अगर मेरी बात मानता तो ये घर यूं सूना सूना ना लगता। इस घर में बहू होती, मेरे पोता पोती खेलते होते। ओहो माँ, सब आ जाएंगे। कब आ जाएंगे? जब मेरे जाने के दिन आ जाएंगे। बस माँ बस, आगे मत बोलना। नहीं बोलूंगी, लेकिन एक वचन दे कि तू जल्दी से जल्दी प्रगति से मिलकर अब इस कहानी को एक नया मोड़ देगा। माँ, मैं प्रगति से तो मिल लूंगा, लेकिन मुझे सबसे पहले मेरे दोस्त तनवीर का मामला तय करना है। तेरा दोस्त भी तेरे जैसा ही है। इतने दिन से तो फरीदा को ढूंढ रहा था, अब जब वो मिल गई है तो देरी कैसी? अपने माँ बाप से बात करके उसके घर क्यों नहीं जाता? नहीं आंटी, ये मुमकिन नहीं है। मेरे माँ बाप ने बहुत पहले से इस रिश्ते से इनकार कर दिया था और मैं किसी भी तरह उनको मना नहीं पाया। लेकिन ये बात भी सच है यार कि फरीदा के अलावा मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता। अरे भाई, ये बात है तो मैं चलती हूँ ना तेरे साथ। आंटी आप? हाँ, क्यों नहीं? क्यों अजीत? हाँ माँ, इसके पिछले जन्म का कोई उपकार है हम पर, जो हमें इस जन्म में उतारना ही पड़ेगा। अबे घोंचू, बकवास बंद कर। अगर वाकई तू फरीदा के घर में रिश्ते लेके जाएगा ना तो यार बहुत बड़ा एहसान हुआ मेरे सर पर। अच्छा, तो ये एहसान तू कैसे उतारेगा? मैं प्रगति के घर तेरे रिश्ते की बात चलाऊंगा ना, खुद ब खुद उतर जाएगा एहसान। यार एक मिसाल तुझ पर बिल्कुल फिट बैठती है। कैसा मिसाल? A friend in need is a friend indeed. हेलो। हेलो, मैं विनोद बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए ठाकुर साहब। रंजीत, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ अपनी गलती सुधारने का। मैं तो आपकी खिदमत में हूँ ठाकुर साहब। एक खुशखबरी है रंजीत, मनाली कामगार नगर में खोली नंबर 11 में रहती है और प्रगति भी इस वक्त उसके साथ है। क्या प्रगति भी उसके साथ है? हाँ रंजीत, ये बड़ा अहम मौका है तुम्हारे लिए, सुनहरी मौका है तुम्हारे लिए। तो करना है, जल्दी करो। हाँ ठाकुर साहब, आप फिक्र मत कीजिए। और हाँ रंजीत, उन दोनों के साथ साथ एक और औरत रहती है साथ, और उसका नाम है अंजू। तीनों को ढूंढ डालो। हाँ विनोद साहब, समझिए काम हो गया।
राजेश, संजय, तुम यहाँ? प्रगति जी आई है? नहीं, प्रगति यहाँ पर नहीं है। नहीं आई, ऑफिस में भी नहीं है, और घर पे फोन किया तो पता चला कि वो काफी देर पहले निकल चुकी है। आखिर बात क्या है संजय, तुम प्रगति को इस तरह ढूंढ के रहे हो? राजेश, विनोद ठाकुर ने प्रगति, मनाली, अंजू को तीनों को खत्म करने का प्लान बनाया है। क्या कह रहे हो तुम? हाँ, और इस बात की सुपारी उसने फिर से रंजीत को दी है। रंजीत को? हाँ। लेकिन रंजीत तो खुद पुलिस से छुपता फिर रहा है। तुमने इस बात की इत्तला पुलिस को किया नहीं? राजेश, जब मैंने विनोद ठाकुर को फोन पे ये कहते हुए सुना कि रंजीत तुम मनाली, प्रगति, रंजू तीनों को ढूंढ दो, तो मैंने ये ज्यादा जरूरी समझा कि इस बात की इत्तला मैं पहले प्रगति जी को दूं। इसलिए मैं यहाँ पर आया। दरअसल विनोद ठाकुर मनाली को अपने रास्ते से हटा देना चाहते हैं, क्योंकि वो निकी से शादी करना चाहते हैं। मनाली कहाँ है? पहले हमले के बाद मैंने मनाली को एक कामगर नगर में कोई जगह वहां छुपा दी, जिसकी खबर किसी को नहीं है, विनोद ठाकुर को भी नहीं। कहीं मनाली ने विनोद ठाकुर को कामगर नगरी का एड्रेस बता दिया तो? नहीं, मुझे यकीन है वो ऐसा नहीं करेगा। तो अब हमें क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से हमें फौरन वहां चलना चाहिए। चलो चलो। मुन्ना, सारा सामान चेक कर लो। वो माल तो सरस लगता है। सरस है? वो थोड़ा पेमेंट को बोला था वो पीटर को बोलना, पेमेंट बाद में मिलेगा। पैसा क्या ऊपर से आता है? वो लगता है कोई वो ठाकुर आ रहा है। ठीक, आइए आइए ठाकुर साहब। ठाकुर साहब, माफ करना, आपका काम नहीं हो सका, लेकिन आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। घबराओ मत जगताप, जिस काम को जिस वक्त होना होता है वो उसी वक्त होता है। क्या बोल रहे हैं आप? हाँ जगताप, आज एक बहुत अच्छा मौका हाथ में आया है। मेरी दुश्मन प्रगति को खत्म करने के लिए ठाकुर रुद्र प्रताप ने अपना एक आदमी भेजा है। प्रगति को खत्म करने के लिए? हाँ, प्रगति इस वक्त कामगार नगर में है, खोली नंबर 11 में। और उसके साथ विनोद की पत्नी मनाली भी है। विनोद की पत्नी मनाली और प्रगति के साथ? हाँ, ठाकुर ने उन दोनों को एक साथ खत्म करने के लिए अपना एक आदमी भेजा है। इसमें मुझे क्या करना? करना क्या है जगताप, तुझे भी कामगार नगर जाना होगा। ठाकुर रुद्र प्रताप ने जिस आदमी को वहां भेजा है उसका निशाना कच्चा है। हो सकता है उसका निशाना चूक जाए, मगर आज तेरा निशाना नहीं चूकना चाहिए। ठाकुर साहब, अपना निशाना कभी चूकता नहीं। हाँ, वो बात और थी कि उस वक्त उस लड़की की तकदीर बुलंद थी, बच गई, वरना निशाना नहीं चूकता। मगर आज उनकी तकदीर उनका साथ नहीं देगी। मगर एक बात याद रखना, आज तू जो कुछ भी करेगा उसमें तेरा नाम शामिल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। दारू वारू पीएंगे? काम पूरा करो। मुन्ना, ए मुन्ना, जरा बेटे, तुमने हमारे लिए इतना सब कुछ किया जिसे मैं जिंदगी भर नहीं भुला सकता। ये तो अच्छा हुआ कि ऐन वक्त पर संजय कहीं से आ पहुंचा, वरना हम तीनों में से कोई भी नहीं बच पाता। बेटे अंकल, अगर भगवान आपको जिंदा रखना चाहता था तो फिर आपको कौन मार सकता है? मार तो उसने दिया ही था। किस कदर उसकी बंदूक से गोलियों की बरसात हो रही थी। अंकल, मारने के लिए तो सिर्फ एक गोली काफी है। वो लोग गोलियों की बरसात करने के बावजूद भी आपको मार नहीं सके। एनीवे, अब आप लोग यहीं रहिए, यहाँ आपको कोई खतरा नहीं है। अब हमें खतरा कैसे हो सकता है बेटी, हम तो तुम्हारी पनाह में हैं।
अच्छा मनाली, अब मैं चलती हूँ। चलो मैं तुम्हें दरवाजे तक छोड़ती हूँ। तुम लोग ठीक तो हो? राजेश, तुम प्रगति का ध्यान रखना। ओके। मैं बाहर जाकर आता हूँ। भैया, मेरी फिक्र मत करो प्रगति, मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन जब तक मैं बाहर जाकर इस आदमी को ठिकाने नहीं लगाता, तब तक हमें से किसी को भी गोली लग सकती है। लेकिन एक बात याद रखना, जब तक मैं इस कमरे की लाइट ऑफ न कर दूं, तुम दोनों में से कोई भी नहीं हिलेगा। ठीक है? ठीक है। ओके, यू टू। मनाली झुको। तुम ठीक तो हो ना? प्रगति, तुम्हें वहां रुको, मैं आता हूं। आओ। हटो, हटो। अरे ये तो रंजीत है। रंजीत? पुलिस को इसकी तलाश थी और इसने इससे पहले भी मनाली को मारने की कोशिश की थी। प्रगति, इंस्पेक्टर साहब प्रगति, हमें उसके पास चलना चाहिए। कहाँ है वो? हवलदार, तुम लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके, चलो। आप लोग सब ठीक तो हैं? बाबूजी। राजेश, ये कैसे हो गया? विकास भैया, मुझे लगता है कि आपके धोखे में इनकी जान चली गई। इतने पैसे इनके पास कैसे आए? मैं बताता हूं। ये पैसे विनोद ठाकुर ने इसे दिए हैं, क्योंकि मैंने खुद विनोद ठाकुर के ऑफिस से इसे बाहर आते हुए देखा है। यानी कि यहाँ का पता इसी ने विनोद ठाकुर को बताया? हाँ प्रगति, ये एक बहुत बड़ी साजिश थी तुम सबको खत्म करने की, जिसमें ये सब लोग इन्वॉल्व थे। मगर अफसोस कि हम लोग अब भी असली मुजरिम तक पहुंच नहीं पाए। हाँ, मगर तुम सबको बचाने का सेहरा संजय के सर जाता है। तुम ठीक कहते हो विक्रम। अगर संजय की इंफॉर्मेशन वक्त पर नहीं मिलती, हम यहाँ पहुंच नहीं पाते। और सबसे पहले पुलिस को इंफॉर्मेशन भी
संजय ने ही दी थी। राजेश, राजेश तुम्हें तो काफी चोट लगी हुई है। ओह माय गॉड। कुछ खास नहीं है। खास कैसे नहीं है? क्या कुछ नहीं, काफी खून बह चुका है। राजेश तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। हाँ तुम जाओ। विकास भैया आप इन सब हाँ, का मैं हूं ख्याल ना। रखिए। संजय, हमें मनाली को किसी महफूज जगह पर लेकर जाना चाहिए। यू आर राइट। हम फिर हार गए, हम फिर शिकस्त खा गए। ना जाने ऐसी कौन सी शक्ति है जो बार बार उन्हें मौत के मुंह में जाने से रोक लेती है। जैसे ही विनोद ने मुझे रंजीत को वहां भेजने की खबर दी, मैंने जगताप को वहां भेज दिया कि अगर रंजीत का निशाना चूक गया तो जगताप उसका अधूरा काम पूरा कर देगा। जगताप, अब तुम बताओ आगे क्या हुआ। देखो डॉक्टर साहब, मैं आपको बताता हूँ। जब मैं उस बस्ती में पहुंचा तो सूरज डूब रहा था, थोड़ा अंधेरा भी हुआ था। उस बस्ती में लाइटें जल चुकी थी। मैंने देखा कि रंजीत अपनी गन उठाए उस घर की तरफ जा रहा था जिस घर में मनाली और वो प्रगति थे। जैसे ही रंजीत ने अपनी गन उठाई कि अचानक बस्ती की लाइटें चली गई, एकदम अंधेरा हो गया। हो सकता है रंजीत घबरा गया और उसने उस घर की तरफ गोलियों की बौछार करना शुरू कर दिया। पता नहीं, एकदम अचानक वहां पे 3 आदमी आ टपके। एक था विकास, दूसरा था राजेश और पता नहीं तीसरा कौन था। हाँ, विकास तो घर के अंदर चला गया, लेकिन राजेश जो बाहर था उसके हाथ में गन था। उसने हमारे लोगों के साथ एनकाउंटर करना शुरू कर दिया और इसमें बेचारा रंजीत मारा गया। मरने से पहले जब वो जख्मी था तो भाग रहा था तो रंजीत किसी बूढ़े आदमी से जाकर टकराया। ये बात तो और है कि रंजीत ने उस आदमी को, उस बूढ़े को वहीं टपका दी। वो गुप्ता था, उसने तो प्रगति और मनाली की मौजूदगी की खबर दी थी। और इतने में वहां पे पुलिस आ गई और लाइटें भी आ गई, तो वहां पे उस वक्त मेरा रुकना तो बेवकूफ था। मैं तो वहां से निकल पड़ा। एक बात मेरी समझ में नहीं आती। प्रगति और मनाली को तो खबर देने वाला गुप्ता था, मगर हमारी स्कीम की खबर विकास और राजेश को देने वाला कौन है? और राजेश और विकास के साथ वो तीसरा आदमी कौन है? हमें सबसे पहले उस तीसरे आदमी के बारे में पता करना है। तुम ठीक कह रहे हो मेरे दोस्त। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने आस्तीन में सांप पाल रखे हैं। भूपेंद्र सिंह, हमें उस आस्तीन के सांप के बारे में पता करना है, फिर उसका फन हम अपने पैरों से कुचलेंगे। डॉक्टर साहब, सब कुछ ठीक तो हो जाएगा ना? अब ये बिल्कुल ठीक है। खुदा का शुक्र है कि गोली बाजू को छूकर निकल गई। हाँ, जख्म है इसलिए मैंने इंजेक्शन दे दिया है, और जो इंजेक्शन मैंने दिया है उसके लिए एहतियात जरूरी है। और मैं चाहूंगा कि आप थोड़ी देर यहीं आराम करें। आप लोग बोर ना हो इसलिए मैंने कॉफी का ऑर्डर दे दिया है। थैंक यू डॉक्टर। आप बैठिए, मैं दूसरे पेशेंट देख के आता हूँ। बाय। प्रगति, मुझे लगता है कि तुम खामखा परेशान हो रही हो। परेशानी की कोई बात नहीं है। तुम्हारे लिए परेशानी की बात नहीं है, लेकिन मेरे लिए परेशानी की बात है। माना कि गोली तुम्हारे हाथ को छूकर निकल गई, लेकिन वो निकली तो पिस्तौल से ना, और गोली में बारूद होता है। मुझे तो डर था कि अगर कहीं कुछ हो जाता तो। प्रगति, एक बंदूक से निकली हुई एक छोटी सी गोली ही तो थी। बम तो नहीं था ना? कमाल के आदमी हो तुम। ऐसे वक्त पर तुम्हें मजाक सूझ रहा है। अच्छा जनाब, अगर हमारा किया हुआ मजाक तुम्हें पसंद नहीं आता तो हम मजाक नहीं करते हैं। राजेश,
मेरा ये मतलब नहीं था। तो फिर क्या मतलब था तुम्हारा? राजेश, मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि दुख का साया तुम पर कभी न पड़े। क्या अब मैं ये इत्मीनान से कह सकता हूँ कि तुमसे इतना प्यार करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ। प्रगति, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, मगर इस बात को कहने में तुमने इतनी देर क्यों लगा दी? राजेश, दिल से तो मैं हमेशा तुमसे प्यार करती थी, लेकिन इसका इकरार मैं कभी नहीं कर पाई। मैं मजबूर थी। प्रगति, अगर तुम अपनी जुबान से इकरार ना भी करती, तब भी मैं तुम्हारी दिल की धड़कनों में अपना नाम सुन सकता था। तुम्हारी आंखों में अपनी मोहब्बत का इकरार देख सकता था। तो फिर आगे बढ़कर तुमने मुझसे इकरार क्यों नहीं करवाया? ये मेरी मोहब्बत का तकाजा था प्रगति, कि मैं इकरार तुम्हारी ही जुबान से सुनूं। अल्लाह रे बेखुदी कि तेरे पास बैठकर तेरा ही इंतजार किया है कभी कभी।